नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि इसके पीछे का इतिहास, समाज, संस्कृति बहुत कुछ जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, और हमारी चर्चा का आधार एक लेख है, गणेश चतुर्थी, इतिहास और उत्सव। इसी से हम समझेंगे कि ये त्योहार क्या है। हाँ, तो आज हम इसी सफर को देखेंगे, मतलब कैसे शुरू हुआ, कैसे बदला वक्त के साथ और आज कैसे मनाया जाता है। हाँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि गणेश चतुर्थी खासकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बहुत ही क्या कहते हैं जीवंत त्योहारों में से एक है। मेरी दिलचस्पी इस बात में ज्यादा है कि कैसे एक शायद छोटी सी घरों में होने वाली पूजा इतने बड़े पब्लिक फेस्टिवल में बदल गई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश का इतना महत्व क्यों है और उनकी पूजा कब से शुरू हुई? देखिए, गणेश जी को मुख्य रूप से तो विघ्नहर्ता मानते हैं, मतलब सारी बाधाएं, मुश्किलें दूर करने वाले। हाँ, विघ्नहर्ता। और साथ ही बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि, सौभाग्य, इन सब के देवता भी हैं। इसीलिए तो हर नए काम से पहले उनकी पूजा होती है, ताकि सब ठीक से हो। अच्छा, और इतिहास मतलब कब से पूजा हो रही है? प्रमाण तो काफी पुराने हैं। जो हमारा सोर्स लेख है वो बताता है कि गुप्त काल यानी करीब 4वीं से 6वीं शताब्दी, उस समय से गणेश पूजा के साफ सबूत मिलते हैं। 4वीं सदी? काफी पहले से मतलब। हाँ, पर उस समय ये पूजा ज्यादातर निजी तौर पर होती थी, घरों में, परिवारों में। तो फिर ये घरों से निकलकर पंडालों तक एक बड़े सामूहिक उत्सव की तरह कैसे बन गया? यहाँ लोकमान्य तिलक का नाम आता है ना? हाँ बिल्कुल, ये इस त्योहार के इतिहास का एक बहुत बहुत अहम मोड़ है। गणेश चतुर्थी को एक विशाल सार्वजनिक उत्सव का रूप देने का क्रेडिट मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। हाँ, सुना है उनके बारे में। साल था 1893। पुणे में उन्होंने ही इसे एक बड़े सामुदायिक त्योहार की तरह मनाना शुरू करवाया। 1893। अच्छा। अंग्रेजों के जमाने में। तो इसके पीछे उनकी सोच क्या थी? सिर्फ धार्मिक कारण थे? नहीं, सिर्फ धर्म नहीं था। लेख साफ बताता है कि तिलक जी का मकसद बहुत बड़ा था। वो उस समय के बिखरे में भारतीय समाज को, अलग अलग जातियों, समुदायों के लोगों को भगवान गणेश की भक्ति के एक मंच पर लाना चाहते थे। अच्छा। ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक तरह से राष्ट्रीय चेतना जगाने, लोगों को इकट्ठा करने का तरीका था। मतलब भक्ति के साथ साथ राष्ट्रवाद भी। ये जो आज हम बड़े बड़े पंडाल देखते हैं, गाने बजाने, कार्यक्रम होते हैं, ये सब उन्हीं का आइडिया था? जी हाँ, लोकमान्य तिलक ने ही ये सार्वजनिक गणेश पंडालों का कॉन्सेप्ट शुरू किया। उन्होंने कहा कि पंडालों में सिर्फ पूजा नहीं बल्कि भाषण हो, देशभक्ति के गाने हो, नाटक हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सामूहिक प्रार्थनाएं हो, ताकि लोग मिलें जुलें। हाँ। इस पहल ने गणेश चतुर्थी को घरों से निकालकर एक बड़े सामाजिक बल्कि राजनीतिक मंच का हिस्सा बना दिया, जहां लोग खुलकर मिल सकते थे, बात कर सकते थे। ये तो कमाल का आइडिया था उस वक्त के हिसाब से। अच्छा, एक और चीज है जो गणेश चतुर्थी से जुड़ी है, वो जयकारा, गणपति बप्पा मौर्या। ये तो हर कोई बोलता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और यहीं पे मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। ये मौर्या क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या इसका भी तिलक जी के आंदोलन से कोई लेना देना है? ये एक बहुत ही रोचक कहानी है, और इसका सीधा संबंध तिलक जी के आंदोलन से नहीं है, बल्कि भक्ति की बहुत गहरी जड़ों से है। मौर्य शब्द जुड़ा है पुणे के पास चिंचवड़ के एक महान गणेश भक्त से। भक्त से? हाँ, मौर्य घुसावी। ये 14वीं-15वीं शताब्दी में हुए थे। मौर्य घुसावी, इनके बारे में कुछ और बताएंगे? मौर्य घुसावी गणेश जी के इतने बड़े भक्त थे कि कहा जाता है उन्हें खुद गणेश जी ने दर्शन दिए थे। उनकी भक्ति की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक थी, लोग बहुत मानते थे उन्हें। अच्छा। उनकी समाधि आज भी चिंचवड़ में एक बड़ा तीर्थ है। उनकी भक्ति इतनी मशहूर हुई कि मौर्य का नारा पहले उनके नाम के साथ जुड़ा, और फिर धीरे धीरे ये भगवान गणेश के जयकारे का हिस्सा बन गया। अरे वाह! तो जब हम कहते हैं गणेशपति बप्पा मौर्य, तो हम असल में उन भक्त को भी याद कर रहे होते हैं। ये बात तो ज्यादा लोगों को पता नहीं होगी शायद। हाँ, ये कम लोग जानते हैं। चलिए अब आते हैं कि त्योहार मनाया कैसे जाता है, कितने दिन चलता है ये? गणेश चतुर्थी का उत्सव देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग घरों में अलग अलग दिनों के लिए होता है। कई 1.5 दिन, कई 3 दिन, 5, 7 या फिर सबसे ज्यादा 11 दिनों तक। और फिर खत्म कैसे होता है? उत्सव का अंत होता है विसर्जन से, मतलब मूर्ति को पानी में प्रवाहित कर देते हैं। इसके कई स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप, शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है गणेश स्थापना।
इस दिन गणेश जी की मूर्ति, जो मिट्टी या आजकल दूसरी चीजों से भी बनती है, उसे घर या सार्वजनिक पंडाल में लाते हैं। हाँ, बड़े गाजे बाजे के साथ लाते हुए देखा है मैंने। हाँ बिल्कुल, नाचते गाते खुशी खुशी गणपति बप्पा मौर्य बोलते हुए स्वागत करते हैं। और मूर्ति लाने के बाद? मूर्ति को एक सजी हुई जगह पर रखते हैं। फिर होती है प्राण प्रतिष्ठा। ये खास रस्म है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब उसमें प्राण डालना एक तरह से। ये पंडित जी या घर के कोई बड़े करते हैं। वैदिक मंत्रों से ये माना जाता है कि अब देवता मूर्ति में आ गए हैं, वो पवित्र हो गई है। इसके बाद ही रोज की पूजा शुरू होती है। अच्छा, स्थापना के बाद जितने दिन भी गणपति रहते हैं, रोज क्या क्या होता है? पूजा में खास क्या होता है? जितने दिन गणपति विराजते हैं, रोज सुबह शाम पूजा और आरती तो होती ही है। दिया जलाते हैं, ताजे फूल चढ़ाते हैं, खासकर लाल वाले गुड़हल के फूल। हाँ, लाल फूल ज्यादा दिखते हैं। हाँ, धूप अगरबत्ती जलाते हैं। फिर भगवान को नैवेद्य यानी भोग लगाते हैं। और यहाँ एक मजेदार बात है, भोग में कुछ चीजें गणेश जी की फेवरेट मानी जाती हैं। जैसे मोदक, वो तो हमेशा गणेश जी के साथ जुड़ा होता है। बिल्कुल सही। मोदक चावल या गेहूं के आटे से बना, अंदर नारियल, गुड़ या शक्कर भरी हुई मिठाई, कहते हैं गणेश जी को बहुत पसंद है। कहानियों में भी जिक्र है। हाँ, मैंने भी सुना है। इसके अलावा फल, नारियल, गुड़ और खास तौर पर दूर्वा घास भी चढ़ाते हैं। दूर्वा, वो हरी घास, हम्म, उसका क्या महत्व है? दूर्वा, हाँ वही दूब घास, वो गणेश पूजा में बहुत जरूरी है। कहते हैं गणेश जी को बहुत प्यारी है। इसे चढ़ाने से वो जल्दी खुश होते हैं और भक्तों की मुश्किलें बाधाएं दूर करते हैं। अच्छा। पूजा के समय लोग भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, ओम गम गणपते नमः जैसे मंत्र पढ़ते हैं। ये तो हुई पूजा की बात, लेकिन पंडालों में तो माहौल ही अलग होता है। वहाँ पूजा के अलावा क्या होता है? हाँ, पंडालों में तो माहौल में एक अलग ही एनर्जी होती है। सुबह शाम आरती में तो भीड़ होती है, पर दिन भर और रात में भी कई तरह के कल्चरल और सोशल प्रोग्राम चलते रहते हैं। जैसे? कहीं डांस और म्यूजिक के प्रोग्राम होते हैं, कहीं नाटक होते हैं, झांकियां लगती हैं, कहीं भक्ति संगीत चलता रहता है। मतलब ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं, एक तरह का कम्युनिटी सेंटर बन जाता है। निश्चित रूप से। कई पंडाल तो सोशल मैसेज वाले प्रोग्राम भी करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप या पर्यावरण बचाने के लिए जागरूकता अभियान। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, और कम्युनिटी फीस्ट मतलब भंडारा, वो भी आम है। सब लोग साथ बैठकर प्रसाद खाते हैं। इससे भाईचारा बढ़ता है। कई जगह जरूरतमंदों के लिए दान वगैरह भी इकट्ठा किया जाता है। ये सच में लोगों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और फिर आता है आखिरी दिन, विसर्जन। ये तो काफी इमोशनल मोमेंट होता होगा। इसका क्या मतलब है और ये कैसे होता है? विसर्जन त्योहार का आखिरी पड़ाव है और हाँ, बहुत भावनाओं से भरा होता है। लास्ट डे, चाहे वो अनंत चतुर्दशी हो जो 11वां दिन होता है, या कोई और तय किया हुआ दिन। हाँ, तीसरे, पांचवें, सातवें दिन भी करते हैं कई लोग। हाँ, बिल्कुल। उस दिन गणेश जी की मूर्ति को एक बड़े जुलूस में ले जाते हैं। खूब ढोल ताशे बजते हैं, लोग नाचते गाते हैं, जयकारे लगाते हुए उन्हें विदा करते हैं। विदा करते समय कोई खास जयकारा होता है? हाँ, विसर्जन के टाइम एक खास नारा गूंजता है, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। इसका मतलब? इसका मतलब है, हे प्यारे गणपति बप्पा मोरया, अगले साल जल्दी आना। ये एक तरह से भगवान को बाय कहते हुए अगले साल फिर आने का प्यार भरा न्योता है। अच्छा, और फिर मूर्ति का क्या करते हैं? जुलूस पहुंचता है किसी नदी, तालाब, समंदर या आजकल जो खास बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल टैंक, वहां तक, और फिर पूरे मान सम्मान के साथ मूर्ति को पानी में विसर्जित कर देते हैं। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो इस विसर्जन का गहरा मतलब भी है। क्या मतलब? देखिए, धार्मिक तौर पर तो ये भगवान गणेश का अपने घर कैलाश पर्वत वापस लौटना माना जाता है। अच्छा। और अगर दार्शनिक स्तर पर देखें तो ये प्रकृति का जो साइकिल है ना, बनना और मिटना, क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हर रूप अस्थायी है, नश्वर है। जिस मूर्ति की हमने इतने दिन पूजा की, वो मिट्टी की थी और आखिर में प्रकृति में ही मिल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन नश्वर है और हर चीज का अंत होना है। ये तो काफी गहरी सोच है इस रस्म के पीछे। क्या वक्त के साथ इसे मनाने के तरीकों में भी कुछ बदलाव आए हैं? आजकल कुछ नया देखने को मिलता है। हाँ, बदलाव तो आए हैं और ये अच्छी बात भी है। एक बहुत ही जरूरी और पॉजिटिव बदलाव है पर्यावरण को लेकर बढ़ती हुई जागरूकता। हाँ, वो पॉप वाली मूर्तियों की बात। हाँ, बिल्कुल। पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी बड़ी बड़ी सुंदर मूर्तियां बहुत चलती थी, लेकिन पीओपी पानी में घुलता नहीं आसानी से, और उसमें जो केमिकल वाले रंग होते हैं वो पानी को बहुत गंदा करते हैं, नदियों, तालाबों, समुंदर, सबको। तो अब लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? अब काफी लोग, चाहे घर में पूजा करने वाले हों या बड़े पंडाल वाले, ज्यादा जागरूक हो गए हैं।
हमारा सोर्स लेख भी यही कहता है। अब पीओपी की जगह मिट्टी मतलब शाड़ू माटी या कागज की लुगदी, सुपारी, नारियल के रेशे, ऐसी नेचुरल चीजों से बनी इको फ्रेंडली मूर्तियों का चलन बढ़ रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये मूर्तियां पानी में आसानी से घुल जाती हैं, प्रदूषण नहीं करती। कुछ लोग तो घर पर ही छोटी मूर्ति बनाकर बाल्टी वगैरह में ही विसर्जित कर देते हैं। ये वाकई बहुत अच्छा बदलाव है। क्या टेक्नोलॉजी का भी कुछ असर पड़ा है इस त्योहार पर? हाँ जरूर, आज के डिजिटल जमाने में टेक्नोलॉजी का असर तो हर त्योहार पर है। गणेश चतुर्थी पर भी है। डिजिटल दर्शन काफी पॉपुलर हो गया है। डिजिटल दर्शन मतलब ऑनलाइन? हाँ, कई बड़े और फेमस पंडाल अपनी पूजा और आरती की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट पर या सोशल मीडिया पर। तो इसका फायदा किसे होता है? इसका फायदा उन लोगों को होता है जो मान लीजिए पंडाल तक जा नहीं सकते या दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं। वो भी घर बैठे उत्सव का हिस्सा बन जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, आरती में शामिल हो जाते हैं। सही बात है। और लोग सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो, शुभकामनाएं खूब शेयर करते हैं, तो त्योहार का माहौल ऑनलाइन भी बना रहता है। तो इन सब बातों का सार क्या है? हमने देखा कि गणेश चतुर्थी कैसे एक निजी पूजा से शुरू होकर फिर लोकमान्य तिलक के प्रयासों से एक बड़ा सामाजिक और राष्ट्रीय प्रतीक बनी, और आज एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें इतिहास है, भक्ति है, समुदाय है, कला है, सब कुछ मिला हुआ है। बिल्कुल, और ये देखना भी बहुत जरूरी है कि ये त्योहार कैसे वक्त के साथ खुद को ढाल रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है, चाहे वो पर्यावरण की चिंता हो या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, ये दिखाता है कि परंपराएं पत्थर की लकीर नहीं होती, वो जिंदा रहती हैं, विकसित होती हैं। गणेश चतुर्थी इसका बढ़िया उदाहरण है कि कैसे एक पुरानी परंपरा नए जमाने के साथ कदम मिला सकती है। सही कहा। आज की इस बातचीत से एक बात सोचने पर मजबूर करती है। जैसे लोकमान्य तिलक ने एक धार्मिक त्योहार को सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का जरिया बनाया था, क्या आज भी ऐसे सामुदायिक उत्सव समाज को जोड़ने और कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने में वही भूमिका निभा सकते हैं? और आज की इस तेज रफ्तार, थोड़ी बिखरी हुई सी दुनिया में शायद इन सामूहिक उत्सवों की जरूरत पहले से ज्यादा है। हमें एक साथ आने, अपनी साझी पहचान महसूस करने का मौका देते हैं ये। इस पर सोचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।